Hello students, welcome to the EduExcel any learning platform powered by YAC Tech Private Limited. I am your chemistry mentor. I am here again for you with a new lecture of coordination compound. ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फोर्थ लेक्चर है और पिछले 3 लेक्चर में हमने आईयूपीएसी कर ली है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कर लिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया है, लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने सीख लिया है। और आपका जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर एनायनिक है तो उसके जैसे मेटल का नाम क्या होगा वो भी हमने अच्छे से यहाँ पे सीख लिया है। और साथ में हमने स्टार्टिंग में वर्नर्स थ्योरी भी सीख ली थी और उस पर कुछ क्वेश्चन के बारे में भी हमने बात कर ली थी। जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाकर के आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो तीनों लेक्चर देख सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म है हम उसकी बात करने वाले हैं। तो जो आइसोमेरिज्म होती है वो हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास 2 आइसोमेरिज्म होती है। एक तो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होती है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें 5 टाइप की आपकी आइसोमेरिज्म होती हैं। जो पहली हमारे पास होती है वो होती है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरी हमारे पास होती है सॉल्वेट या तो बोल देंगे सॉल्वेट या फिर बोल देंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ये क्या होता है, देखो अगर हमारे पास जो मीडियम है वो वाटर है तो हम बोल देंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और अगर वाटर की जगह कुछ और है तो हम बोल देंगे उसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। और उसके बाद है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और हमारे पास जो लास्ट है यहाँ पे ये एनसीईआरटी में 4 दी हुई, लेकिन एक और है हमारे पास कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पहले हम इनको कवर करने वाले हैं और ये बहुत ही सिंपल आइसोमेरिज्म है, लेकिन डायरेक्ट पूछी जाती है कि कौन सा कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 बढ़ेंगे। तो पहले इसको करेंगे और इसके बाद फिर हम इसको लेंगे। उसमें पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लेंगे और उसके बाद फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेंगे। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले हमको पढ़ना होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमको 2 टर्म जानने होंगे, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और साथ में हमको जानना पड़ेगा इनेंशियोमर और वर्ड जानना पड़ेगा डायस्ट्रियोमर। इनका इतना बड़ा रोल यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन लीवो और डेक्स्ट्रो के बारे में हमको जानना होगा। और अच्छे से डिटेल में हम जो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे यही वाली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो ऑर्गेनिक की आइसोमेरिज्म के हमको पढ़ना पड़ेगा। और ये भी हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी। इसका एक नाम और होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हम बोलते हैं यहाँ पे। ओके, और ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो पहला हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो इसमें क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन पे नहीं जा रहा क्योंकि ऐसा है ये आपके जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी नहीं आएगा। जो आपका नीट है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने धोखे से इसको बोल दिया, हालांकि जो सॉलिड स्टेट था वो नहीं आता था, मुझे लगा शायद वो पढ़ा रहा हूँ, मुझे माइंड में आ गया। खैर, तो मैं बता रहा हूँ कि ये इसमें मैं ज्यादा डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो डेफिनेशन पे फोकस नहीं किया जाता।
इसमें सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, ये कंपाउंड दिया जाएगा, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, ये आपका ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। डेफिनेशन पे इतनी बात नहीं की जाती, तो मैं ज्यादा डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, बस यहाँ पे हम मैं कहूंगा कि सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी सेम केमिकल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये चीज होता है। और इन एटम के अरेंजमेंट की वजह से ही इनका जो केमिकल बिहेवियर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, एंड डिफरेंट केमिकल बिहेवियर। तो डेफिनेशन पे इतना मत जाना, हाँ एग्जाम में या कंपटीशन में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा, कंपाउंड के बारे में पूछा जाएगा, या पूछा आइसोमेरिज्म का नाम लिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई बताओ इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म हमारी हो रही होगी, ठीक है। तो पहली जो आइसोमेरिज्म है वो है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, पहले मैं ओरली मैं बता रहा हूं कि इसमें एक कंपाउंड होता है और उसके दो आइसोमर होते हैं, उस दोनों आइसोमर को हम जब वाटर में आयनाइज करते हैं तो अलग अलग टाइप के आयंस मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑन आयनाइजेशन, ऑन डिसॉल्विंग in aqueous solution, compounds give different type of ions, ये चीज डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस हमको मिल रहे होंगे तो इसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब क्या होगा, इसमें जो कोऑर्डिनेशन जो आपका लिगेंड होगा और क्या होगा कि हम कहिए जो काउंटर आयन होता है वो एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो आप चाहो तो इसको लिख लो, या आप इसके अलावा लिख सकते हो कि आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, या फिर हम बोल देंगे हाँ ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर एंड लिगेंड कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, एक्सचेंज देयर पोजीशन। ये मैं थोड़ा सा लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बस याद हो जाए, रट्टा नहीं मानना है, एग्जाम्पल देखते ही आपको मालूम हो जाएगा, ये भी पढ़ने की भी वो नहीं रहेगी जरूरत, बस आपको नाम से पता होना। आयनाइजेशन मतलब आयनाइज होना, और आयनाइज होने के बाद जो आयंस मिल रहे हैं अलग अलग टाइप के, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे कि CO NH3 का होल 5Cl, और एक है हमारे पास SO4, और एक है हमारे पास ये CO NH3 का होल 5 SO4 और यहाँ पे Cl, ये रहा, इस तरह का हमारे पास है। तो देखो इसमें क्या होगा कि अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम एक्वस यानी कि वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो देखो टू टाइप के हमको क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे यहाँ पे। एक तो ये रहेगा CO NH3 का होल 5Cl 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और यहाँ पे अगर हम वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा CO NH3 का होल 5 SO4 और ये रहेगा प्लस, और साथ में मिलेगा Cl माइनस। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे SO4 माइनस मिल रहा है, SO4 2 माइनस मिल रहा है, और यहाँ पे Cl माइनस आयन मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, के वाटर में घुलने पे हमें अलग अलग टाइप के आयंस मिल रहे हैं। इसमें क्या है कि जो Cl है लिगेंड है, और SO4 क्या आपका काउंटर आयन है या आयनाइजेशन स्फीयर है। यहाँ पे Cl क्या बन गया, आयनाइजेशन स्फीयर बन गया, और SO4 जो है वो आपका काउंटर आयन बन गया। तो मैं इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स में आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग याद रखें। ज्यादातर एग्जाम्पल्स इसी में से आएंगे और नहीं आएंगे, क्योंकि और इतने ज्यादा इसमें बनते भी नहीं है। तो मेरे पास एक तो यह है कि जैसे अभी अभी लिखा है, मैं इसको लिख रहा हूँ CO NH3 का होल 5Cl SO4 एंड CO NH3 का होल 5 SO4 Cl, ठीक है।
दूसरा हमारे पास रहेगा CO NH3 का होल 5 SCN, और या एक काम करते हैं, इसको ना लेकर के हम लेके चले NO3, और साथ में होगा SO4, एंड यहाँ पे CO NH3 का होल 5 SO4 और आपका NO3 ये रहेगा। तीसरा ले लेते हैं, ये हमारे पास ऐसे PT NH3 का होल 4 Cl2 और आपका Br2, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास PT NH3 का होल 4 Br2 और यहाँ पे Cl2। तो यहाँ पे हमको मिल रहा होगा ब्रोमीन और यहाँ पे मिल रहा होगा क्लोरीन, ये चीजें आती हैं। नंबर 4 ले लेते हैं एक और एग्जांपल, वो ये है कि हमारे पास जैसे COEN का होल ट्वाइस Cl NO2 SCN एंड COEN Cl, शो हो रहा है ना EN, एक मिनट मैं इसको दिखा देता हूँ, EN होल ट्वाइस Cl और यहाँ पे SCN और यहाँ पे NO2, ये रहे इस तरह से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हमारे जेई में आया हुआ है, उसके बाद हम अगली आइसोमेरिज्म पे आएंगे। तो देख लेते हैं, इसको आप पहले उतार लो, अगर नहीं उतारा हो तो एक बार उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है ये क्वेश्चन है जो कि जेई का है, द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आइसोमर ऑफ CrH2O का होल 4 Cl और आपका NO2 और यहाँ पे है Cl इस क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ये CrH2O का होल 4 NO2 Cl2। बी हमारे पास है CrH2O का होल 4 Cl2 NO2 और सी हमारे पास है CrH2O का होल 4 Cl ONO Cl, और डी है हमारे पास ये वाला CrH2O का होल 4 Cl2 NO2 और आपका H2 ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें कहा है कि हमारे पास ये कंपाउंड है और इसका हमसे पूछा कि इसका आयनाइजेशन आइसोमर कौन सा होगा। सिंपल सा जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि हमारे पास यहाँ पे Cl है, ये भी Cl है, तो ये दोनों तो एक्सचेंज होने से रहे। अब हमारे पास NO2 बचा, तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं इसी कंपाउंड को बनाऊं बगैर ऑप्शन को देखे, तो आप लोग क्या है पहले इसी को कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा CrH2O का होल 4 और Cl2 हो जाएगा और साथ में हो जाएगा Na2। तो देख लो कहां पर हमारा मैच कर रहा होगा, ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें तो आपको कुछ इतना याद भी नहीं करना है, बल्कि आपको अगर आपसे पूछ ले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा होगा, तो आपको लिगेंड एक्सचेंज होता हुआ देख लें, या फिर ऐसा भी होता है कि पूछ लेते हैं कि ये कंपाउंड कौन से आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। अब जो अगला हमारे पास आता है वो आता है हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। दूसरी आइसोमेरिज्म हमारे पास है हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म ये चीज रही। और इसमें क्या है कि मैंने क्या बताया था कि अगर वाटर का मोलिक्यूल है, सॉरी अगर वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो उस केस में हमारे पास जो आइसोमेरिज्म कहलाएगी हाइड्रेट कहलाएगी। अगर वाटर क्या है हमारे पास सॉल्वेंट है, तो ये कहलाएगी हाइड्रेट। और अगर सॉल्वेंट में अगर हम कहें, अगर सॉल्वेंट हमारे पास अदर देन वाटर सॉल्वेंट है,
तो हम बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो जाएगी, और ये हो जाएगी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पे ही बनते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज होता रहता है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा इसके अंदर एक्सचेंज होता रहेगा। तो इसमें क्या है कि हमारे पास देयर इज एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन, ये रहेगा। तो देख लो जरा यहाँ पे क्या रहेगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास है CONH3 और यहाँ पे CONH3 का होल थ्राइस Cl3 और यहाँ पे हमारे पास 3H2, ये मैंने ले लिया इस तरह। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है इसमें, इसमें हमारा ये हो जाएगा CO, या एक काम करते हैं इस तरह ना लेकर के हम चल रहे हैं, लेकर के इस तरह से, जैसे COH2O का होल 6 है और यहाँ पे Cl3, ये है हमारे पास इस तरह से। अब देखो इसमें क्या रहेगा, COH2O का होल 5 हो जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा और यहाँ से एक क्लोरीन लिगेंड अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Cl और आपका आ जाएगा Cl2.H2। एक और आ जाएगा COH2O का होल 4 Cl2Cl.2H2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा COH2O का होल थ्राइस Cl3 3H2, ये रहेगा। तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास जो लिगेंड है और जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो लिगेंड है और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट में तो आप सीधा सीधा अगर वाटर का मॉलिक्यूल भी अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको वहां से मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब अगली जो आइसोमेरिज्म है वो हमारी है लिंकेज आइसोमेरिज्म, और लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए मैंने आपको पढ़ाया था एम्बाइडेंट लिगेंड। ठीक है ना, और एम्बाइडेंट लिगेंड की कंडीशन क्या है कि सॉरी लिंकेज आइसोमेरिज्म की कंडीशन ये है कि उसके अंदर एम्बाइडेंट लिगेंड का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। अगर एम्बाइडेंट लिगेंड नहीं होगा तो लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको भी, एक बार उतार लो इसको। चलिए, तीसरी आइसोमेरिज्म है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये क्या है, तो इसके बारे में मैं सीधा सीधा मैं लिख दूंगा कि दिस आइसोमेरिज्म occurs due to different linkage of ligand with central metal ion, central metal atom ion, ये होता है सेंट्रल मेटल आयन एटम या आयन। तो इसमें अगर हम लेके चलते तो एग्जांपल के तौर पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक काम करता हूँ, एम्बाइडेंट लिगेंड का रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि एक तो होता है NO2, ये N से हमारा बॉन्डिंग कर रहा होता है, ओके। एक होता है हमारे पास ON डबल बॉन्ड O, तो ये होते हैं दोनों के दोनों, ओके। एक होता है हमारे पास CN माइनस और एक होता है NC माइनस, ये होता है। तो अगर कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है N या फिर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है, एक होता है NCS माइनस और एक होता है आपका SCN माइनस, ये होता है, ओके। एक और होता है, अगर हम चाहे तो उसको भी ले सकते हैं, जैसे CO है तो यहाँ से भी होती है इसकी बॉन्डिंग और आपका OC यहाँ से भी होती है, ये आपको ध्यान में रखना। OC यानी कि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं और कार्बन के पास भी लोन पेयर होते हैं, लेकिन क्या है
कि कार्बन के बाद जो लोन पेयर होते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो आसानी से क्या है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो इस वजह से ज्यादातर हम जो पढ़ते हैं कार्बोनिल, यानी कि कार्बोनिल की ही जो है लिंकेज हम पढ़ते हैं, जो जिसमें वो कार्बन से डोनेशन लिगेंड यानी कि कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो देखो एग्जांपल अगर हम यहाँ से ले लें तो हम हमारे पास तो जैसे CO NH3 का होल 5 NO2 ओके +2 ये रहेगा। तो इसमें अगर हम ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा CO NH3 का होल 5 ONO ये रहेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गए। एक और ले लेते हैं जैसे कि अगर हम लें जैसे CO H2O का होल 5 और आपका HCl है +2 और यहाँ पे हमारे पास ले लेते हैं CO H2O का होल 5 NCS और आपका +2। तो ये दोनों भी क्या होगा हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। ओके चलो और 2-3 एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ से। चलो अगले पेज पे मैं लिख दूंगा, आप इसको उतार लो एक बार। चलिए देखिए हमारे पास है जैसे कि COEN का होल ट्वाइस और आपका NO2 का होल ट्वाइस, यहाँ पे ये रहेगा और ये रहेगा प्लस और साथ में हमारा क्या बनेगा COAN का होल ट्वाइस और हो जाएगा ONO का होल ट्वाइस प्लस, ये रहेगा इस तरह से। ओके एक हो जाएगा हमारा ये रहा पहला और एक लास्ट हमारे पास दूसरा होगा। जैसे हमारे पास है PPS3, जिसको नहीं पता PPS3 क्या होता है मैं बोलता हूँ कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, मतलब फॉस्फोरस तो ये रहेगा और यहाँ पे हमारे पास इस तरह की 3 बेंजीन रिंग होगी। ये जो बेंजीन रिंग है इसी को हम बोलते हैं पीएच, इसका फॉर्मूला होता है C6H5, तो इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन यानी कि ये होता है फिनाइल। ओके तो यहाँ पे ये हो जाएगा और हमारा बन जाएगा SCN का होल ट्वाइस और साथ में हमारा बनेगा PPS3 का होल ट्वाइस और आपका NCS का होल ट्वाइस, ये रहेगा। तो यहाँ पे SCN है, यहाँ पे NCS है, यहाँ पे ONO है, यहाँ पर NO2 है। तो ये देखो यहाँ से देखते ही मालूम हो जाएगा आपको कि यहाँ पे कौन सी आइसोमेरिज्म हो रही है। तो अगर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है तो आयनाइजेशन के अंदर क्या होगा आपका यहाँ पे अलग अलग आयंस हमको मिल रहे होंगे, तो वहां पर भी आप देखते ही बोल दोगे। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में वाटर का मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा कि वाटर का मॉलिक्यूल कभी बाहर है कभी अंदर है, तो इसका मतलब क्या है वहां पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो रही होगी। और ये हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एम्बाइडेंट लिगेंड होगा। अगर एम्बाइडेंट लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है तो समझो कि आपका क्या है वहां पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म हो रही होगी। आगे देखते हैं। अब हमारे पास है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नंबर 4। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें सेंट्रल एटम का एक्सचेंज हो जाता है लिगेंड से, यानी कि दो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, उन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल एटम होंगे वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे देयर इज एक्सचेंज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके ये चीज रहेगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या कि ये बिल्कुल अलग होता है, बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। दूसरी चीज इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, ऑक्सीडेशन स्टेट को हमको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दी तो समझो कि आपका वो आइसोमेरिज्म नहीं होगी बल्कि वो दूसरा कंपाउंड हमारा बन जाएगा। जैसे कि हम हमारे पास है जैसे CONH3 का होल 6 और आपका यहाँ पे
Cn का होल 6 ये रहेगा इस तरह से। ओके, अब इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा धोखा यहाँ पे लगेगा कि जब यहाँ पे यह जब मैं इसका लिगेंड को जब मैं सेंटर एटम को एक्सचेंज कर रहा हूँ ना, तो आपको ये चीज लगेगी कि सर यहाँ पे सेंटर एटम चेंज नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है। इस तरह से आपको ये चीज लग सकती है। तो जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे CrNH3 का होल 5 सॉरी होल 6 और साथ में COCN का होल 6, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने सीधा सीधा आपको दिखा दिया कि इसमें यहाँ पे जो है मेटल एक्सचेंज हो रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि हमारे पास ये रहेगा, ये छोड़ो चलो अभी हम आगे उसको हम लेंगे तो उस पर हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज तो ये चीज है कि आपको धोखा लगेगा कि शायद कि लिगेंड चेंज हो रहे हैं, लेकिन लिगेंड चेंज नहीं होते, सेंट्रल एटम हमारे चेंज हो रहे होते हैं। एक चीज तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है कैटायन, और ये वाला पार्ट होता है एनायन। तो एनायन पे क्या है, जब ये एनायन है तो एनायन का मतलब है कि इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, और इसका मतलब है इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ओवरऑल चार्ज क्या होगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा उतना ही निगेटिव चार्ज इस पे होगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोबाल्ट जो है मोस्ट ऑफ द केस में +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, तो यहाँ पे रहेगा +3 और यहाँ पे रहेगा -3। ये इस तरह से रहेगा, मैं दिखा रहा हूँ, वैसे आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं अभी बात आ गई तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, ऐसी और एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। एक तो ये यही होगा एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पे लेके चलो, जैसे कि हमारे पास CuNH3 का होल 4 और आपका PtCl4, साथ में बनेगा हमारे पास PtNH3 का होल 4 और यहाँ पे बनेगा CuCl4। तीसरा देखो COEN का होल थ्राइस और आपका CrCN का होल 6 एंड CrEN का होल थ्राइस और साथ में रहेगा COCN का होल 6, एक ही आ जाएगा। और एक लास्ट है हमारे पास नंबर 4, वो ये है PtNH3 का होल 4 और PtCl6, सॉरी है होल 4 ना, ये रहेगा इस तरह से। देखो यहाँ पे प्लेटिनम है और यहाँ भी हमारे पास प्लेटिनम है, तो दोनों के दोनों सेंट्रल एटम हमारे सेम है। तो इस केस में क्या होगा, इसकी हमको क्या है इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि ये हमारा बनेगा PtNH3 का होल ट्वाइस, क्या बोलते हैं इसको, और साथ में रहेगा Cl2 और साथ में रहेगा एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने गलती कर दी। ये हमारे पास Cl6 हो जाएगा, नहीं इसको छोड़ दो, छोड़ो ये गलत है। हमारे पास ये तीन ही रहेंगे एग्जाम्पल, इसमें देख लो, इन सब में क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। मतलब अगर मैं इनमें सबकी बात करूं तो अभी अभी बताया इसकी कितनी होगी +3, इसकी भी कितनी हो जाएगी +3, यहाँ पे भी आप देख लो कितनी रहेगी +3 और आपकी +3, ठीक है, ये चीज है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे रहेगी 2- और यहाँ पे रहेगी 2+, यहाँ पे इसकी हो जाएगी 2+ और आपका हो जाएगा 2+, क्योंकि ये +2 में आपके स्टेबल होते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या रहेगी +2 रहेगी और यहाँ पर भी +2 रहेगी। इसकी मैं बात करूं तो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के केस में यहाँ पे रहेगी +3 और यहाँ पे रहेगी +3, यानी कि यहाँ पे रहेगा +3 और यहाँ पे रहेगा -3, इस तरह से। ओके, तो ऐसे इसका हो जाएगा कि ये रहेगा +3, ये भी रहेगा +3, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -3, इस तरह।
तो आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपका इस तरह से सेम आएगा। ओके, ये हमारे पास ये हो गया। ये सारे के सारे अगर आप देख सकते हैं तो इसमें क्या है कि ये अलग टाइप की आइसोमेरिज्म है जिसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। इन दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल एटम है वो आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं, लेकिन लगता है लोगों को कि यहाँ पे लिगेंड चेंज कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना, एक ही चीज है। लेकिन हमारा जो मेनली होता है कि यहाँ पे लिगेंड ना होकर के कोऑर्डिनेट सॉरी सेंट्रल एटम हमारा चेंज हो रहा होता है। ओके, आगे देखते हैं। हमारे पास अगला कोऑर्डिनेशन इस पोजीशन आइसोमेरिज्म, पांचवा है और लास्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक लिगेंड होता है, यानी कि इसमें एक बोलना चाहिए दो सेंट्रल एटम होते हैं, उसके जो ब्रिजिंग लिगेंड होता है उसमें क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंड एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहते हैं बिटवीन टू सेंट्रल एटम। एक ही कंपाउंड के अंदर दो सेंट्रल एटम होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास है NH3 का होल 4 और कोबाल्ट है, और यहाँ भी मैंने कोबाल्ट लिया NH3 का होल ट्वाइस और आपका Cl2 है यहाँ पे 2+, और यहाँ पे एक हमारे पास ब्रीजिंग लिगेंड है, यहाँ पे हमारे पास O2- है, ये है इस तरह से। तो इसमें क्या होगा कि ये जो लिगेंड है ये वाला, इस कोबाल्ट से तो एक लिगेंड यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ से एक अमोनिया यहाँ से आकर के यहाँ पे आ जाएगा, ये रहेगा इस तरह से। Cl NH3 का होल थ्राइस और आपका NH2 O2 NH3 का होल थ्राइस, ये रहेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें ये होता है। अब ये वाली हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब अगली जो हमको स्टार्ट करनी है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमको स्टार्ट करनी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसमें हमारे पास एक तो होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होगी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास एक होता है 4, फिर से 4 होता है, और एक होता है 6। यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होती है टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे होती है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ पे होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, ये चीज आती है ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे देखो कि जो टेट्राहेड्रल होता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, मतलब कि ये कंपाउंड सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म हमको इन्हीं दो कंपाउंड के अंदर हमको मिलती है। तो पहला हमारे पास रहेगा यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर इसमें हमको बात करनी है, लेकिन हम यहाँ पे जो है सीधा रियल एग्जाम्पल ना लेकर के कुछ फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पर बात करने वाले। उसी फॉर्मूले में हम एग्जाम्पल्स को रख करके जो है देखते हैं, अगर वो फिट बैठ रहा है तो इसका मतलब आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर रहा होगा। तो देखो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं यूज करूंगा जैसे कि ए बी, या फिर मैं यूज करूंगा ए बी, इस तरह से। ये होंगे हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड ये हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनायनिक भी हो सकते हैं, इस पर हम कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये अगर मैं इस तरह से कहूं जैसे ए है, इस तरह से हम लिख दूं ए, तो ये वाला जो लिगेंड है ये ए हो, या फिर मैं लिख दूं ऐसे करके ए बी हो, या फिर बी हो, इस तरह से। तो ये होते हैं हमारे पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे वर्ड में यूज कर रहा हूं सिमेट्रिकल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो लिगेंड जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं जैसे EN है,
इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन। इस चीज को देखो, अभी जो इथेन 1,2 डाइएमीन है ये होता है हमारे पास NH2 और आपका CH2 और यहाँ पे NH2, ये होगा, यहाँ पे ये होगा, इस तरह से। तो आप इसको दो इक्वल पार्ट में काट सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास सिमेट्रिकल bidentate ligand। रिमेंबर दिस पॉइंट, सिमेट्रिकल bidentate ligand। एक होता है हमारे पास AB, तो AB जो होगा वो होगा अनसिमेट्रिकल bidentate ligand। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ ENE नहीं होते, बहुत सारे होते, जैसे कि हमारे पास एक होता है ऑक्सुलेटो और एक होता हमारे पास एसिटाइल एसीटेटो, जिसको मैंने ACAC लिखवाया था, इस तरह से होते नहीं होते। ऐसे हमारे पास होता है PNB, होता है आपका प्रोपाइलिन डाइमीन, मतलब NH2 CH2 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 NH2, ये वाला, ये भी होता है हमारा। ओके, इसका एक नाम और था ट्राइमिथाइल डाइमीन। ओके, इसका एक नाम ये भी था। अब यहाँ पे जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इसमें हमारे पास जो रहेगा वो हमारे पास हो जाएगा जैसे ग्लाइसिनेटो, क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो। आप देखते ही कहेंगे कि हाँ ये सर अनसिमेट्रिकल लिगेंड ही है, जैसे NH2 CH2 COO माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अलग एटम है और यहाँ पे अलग एटम है, तो इसका क्या मतलब है कि ये इसकी डोनर साइड अलग है, इसकी अलग है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हमारा नहीं हो सकता तो ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो कहीं पर अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए तो हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं, और AB अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो हम बात कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं। और साथ में A और B या A और B इस तरह से कुछ हो तो हम वहां पे मोनोडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड चाहे ये वाले हो या ये वाले हो, वो आपके न्यूट्रल भी हो सकते हो और एनायनिक भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे चार्ज की बात नहीं कर रहे, जो भी होगा वो हम वहां पे देखते रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपका शो करते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सी शो करते हैं, सिस, और एक शो करता है ट्रांस। तो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है ML4। अगर मैं इसमें M बना देता हूं इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सिस रहेगा और किस तरह से ट्रांस रहेगा। 1 2 3 4 ये रहा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सिस की बात करूं तो सिस का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो आपको पता है कि ये जो एंगल होता है इन दोनों के बीच में, ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये वाला जो एंगल होता है ये 180 का एंगल होता है। ये एंगल कितना होता है, 180 का एंगल होता है। तो ये बात मालूम होनी चाहिए। तो अगर मैं सिस की बात करूं तो सिस जो शो करेगा वो L1 और L2 टाइप जो दोनों लिगेंड है वो हमारे शो कर रहे होंगे। यानी कि जब दो लिगेंड सेम साइड होंगे इसका मतलब होता है सेम साइड, सेम साइड मतलब सेम लिगेंड सेम साइड, ठीक है ना। और उसके बाद L2 और L3 के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, तो L2 और आपका L3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो L3 और L4 के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखें तो L4 और L1 के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल हमारा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ट्रांस की बात करते हैं तो ट्रांस में क्या है कि 180 का एंगल होना चाहिए, मतलब सेम लिगेंड अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में होंगे। मतलब कि यहां पे अगर हम देखें तो L1 और L3, L1 और L3 ये क्या होंगे, 180 पे होंगे। इधर L2 और L4 ये क्या होंगे आपके, ये भी 180 पे होंगे। तो जो आपकी ट्रांस आइसोमेरिज्म है इस तरह के लिगेंड शो करेंगे, और जो सिस आइसोमेर है किसी दो
साइड पे लिगेंड होंगे तो वो शो कर रहे होंगे। ये कौन से लिगेंड होंगे, क्या होंगे, मैंने क्या लिखवाया है, अगले लेक्चर में हमको अच्छे से इस पर बात करनी है, क्योंकि अगला लेक्चर हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे ही रहेगा, जिसमें हम स्क्वायर प्लेनर वाले लेंगे और साथ में ऑक्टाहेड्रल वाले भी लेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए आप लोग ये है कि इस वीडियो को देखिए पूरा, और आप पूरा देख चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।